So I'll tell you why my expressions were such is because recent को किसी ने मेरे को good evening, किसी ने मुझे अभी एक रील शेयर करी by where he was saying basically recent reel या whatever, and मुझे रील शेयर करी asking कि whatever he's saying is true or not. And I have seen 2-3 reels of that guy and he comes from an experience, उनको काफी साल हो गए, right? Pass out हुए हुए. तो I saw that he tells some valuable information. उनके एज रेंज में कोई है नहीं इन्फॉर्मेशन बताने वाला, राइट? बाकी सब न्यू पीपल है. बट व्हाट ही कवर्ड इन दैट रील वाज सो पैथेटिक एंड सो यूजलेस. क्या कि एमबीए क्या आईएम ग्रेड्स 10 साल के बाद मिलते हैं तो कहते हैं कि मैं अपना पीपीटी बनाता हूँ सीईओ के लिए, और मैं सब उदास होते हैं, बोलते हैं कि अच्छा तो मैं खेती कर लेता. सच अ पॉइंटलेस थिंग. आई टेल यू, मुझे 4 साल हुए हैं बस ग्रेजुएट होकर, मैं खुद का पीपीटी खुद नहीं बनाती. बताओ. इनफैक्ट वो छोड़ो, द पीपल जिनको सबसे ज्यादा पीपीटी बनाने की जरूरत पड़ती है तो कंसल्टेंट्स, क्योंकि उनका हर एक चीज प्रेजेंटेशन पे बनता है. उनके भी दे कंसल्टेंट्स, फ्रेश ज्वाइन कंसल्टेंट. इवन तुम 21-22 साल के भी हो और तुमने अभी एमबीबी ज्वाइन किया है, 22-23 जब भी फ्रेश ग्रेजुएट, जिसको कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, उसको भी असिस्टेंट मिलता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए. ठीक है, पीपीटी टेम्पलेट्स बनाई हुई होती है. ऑफ कोर्स डेटा यू हैव टू पुट बिकॉज़ यू आर प्रेजेंटिंग एंड यू नो द वैल्यू, बट देयर आर सबऑर्डिनेट्स जो प्रेजेंटेशन टेम्पलेट बना के देते हैं. ठीक है, तो मैं तो बस सीईओ के लिए पीपीटी बनाता हूँ 10 साल, आईआईएम से ग्रेजुएट होने के बाद 10 साल बाद. क्या बेतु की बात है भाई, ये कोई बात हुई कि मैं खेत में चले जाऊंगा ये वो. हैव यू गाइस हर्ड अबाउट मैस्लोज हायरार्की? मैस्लोज हायरार्की बेसिकली क्यों मतलब और बहुत दुखी होते हैं लाइफ में. सबसे पहली बात, नौकरी करने वाला कोई भी इंसान इतना खुश नहीं है. ठीक है, अब यू मस्ट बी सराउंडेड, यू ऑल गाइस मस्ट बी सराउंडेड बाय पीपल जो नॉन एमबीए नॉन आईआईएम है, तो वो बहुत खुश होते हैं क्या अपनी लाइफ में कि वाह मेरी क्या नौकरी है भाई. देखिए क्या, मैंने मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में कमेंट किया होगा किसी रील पे कि मैंने लिटरली फॉर द फर्स्ट टाइम किसी रील में कमेंट किया है सेइंग कि भाई नॉन सर नॉन आईएम ग्रेड्स कैसे होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं क्या. बिकॉज होल पॉइंट इज पीपल नीड फॉर जॉब विद देयर फ्रेंड्स एंड द बिच अबाउट देयर जॉब कि यार लाइफ कौन बता रहा होता है. सभी बोल रहे थे यार लाइफ स्ट्रेसफुल चल रही है, कुछ ढंग का नहीं चल रहा है, इससे अच्छा खेती बाड़ी कर लेते. खेती बाड़ी करने वाले फार्मर्स बहुत खुश है क्या? कुछ भी बात है भाई, फालतू की बात है. होल पॉइंट इज मैंने मैस्लोज हायरार्की इसलिए मेंशन करी. ठीक है, exactly. See, actually, they are more sad because they are not from an IIM or because they are not earning all that salary. Whole point is only a person whose basic needs, their wants, their dreams, their demands are all met. Those people think यार इससे अच्छा तो यार ग्रीनरी में बैठ के फार्म हाउस में बैठता मैं. ये जो इंसान अपने लाइफ के रेगुलर फाइट से स्ट्रगल कर रहा है, रेगुलर डे टू डे लाइफ, कि मैं फ्रिज लूं कि नहीं, अब मैं गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं, बच्चे को कॉलेज की फी दे सकता हूँ कि नहीं, घर के लिए लोन लेना पड़ेगा. जो इंसान अपने बेसिक नीड्स के लिए फाइट कर रहा है वो थोड़ी सोचेगा कि भाई मैं सब रिटायर होकर जाता हूँ फार्म हाउस चिल मारने के लिए. If you graduated from a top tier B school और तुमको 10 साल हो गया है, you already have a house, you already have a luxury car with you, you already have international trip, साल में एक international trip तुम अफोर्ड कर पा रहे हो, you have all सोना चांदी इंटीरियर वाला घर, everything that you want. तो अभी जो तुमने एज अ बच्चा एज अ यंगस्टर जो सोचा था अपने माँ बाप के लिए खुद के लिए, वो तो 80-90% तक अचीव कर चुके हो. तो अब जाके लगता है कि यार क्या जिंदगी क्या चल बातें, राइट? और फिर बोल रहे हैं कि लिंक्डइन पे जाके लिखते हैं कि मैं आई मेट इंडस्ट्री लीडर्स. यस, बिकॉज एवरी पर्सन दैट यू नो इज एन इंडस्ट्री लीडर टुडे. मुझको सिर्फ 4 साल हुए ग्रेजुएट होके. ईच ऑफ माय फ्रेंड जो भी बड़े बड़े छोटे छोटे स्टार्टअप्स है, हर जगह पे सीएक्सओ पोजीशंस पे नेशनल हेड्स बन चुके हैं बिफोर दे आर एंटरिंग देयर 30s. और ईच एंड एवरी ऑफ माय फ्रेंड. That is the power of graduating from IIM, bro. And इसीलिए when you meet and you're chilling with your people, you're actually meeting industry leaders because that is how your network becomes. तो वो जो लिंक्डइन पे अगर वो जाके लिख रहे हैं, वो गलत तो नहीं लिख रहे, झूठ तो नहीं लिख रहे. Whole point is when so-called influencers, mentors or whatever come online and tell all of this information, which is completely pointless, it enrages me a lot because I saw, जिसने मुझे share करी, I saw it has so many likes, so many shares, and बच्चे completely misguided. So भाई, and it enrages me also because मैं not long ago एक aspirant थी. मेरे family से कोई MBA IIM किया नहीं है. I knew how I used to look for good mentorship around कि मुझे अच्छा guidance मिले. And then you look up to these people and for clickbait, just because it's something that will get views, you share wrong information and you demotivate people. तो खराब बात होगी ना भाई. तो इसलिए मेरा दिमाग, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द क्लास मेरा चेहरा तुमको ऐसा इसलिए दिखा क्योंकि मेरा दिमाग इसलिए खराब हुआ बिकॉज एवरी अदर डे गाइस, एवरी अदर डे आई एम गेटिंग टू नो अबाउट हाउ people are leveraging their fame or the access to it to spread misinformation to students. And I absolutely hate that. कि भाई तुमको व्यूज क्यों चाहिए, तुमको पैसे कमाने के, तुम तो बड़े अच्छे कॉलेज से पास आउट हुए ना, तुम्हारे पास तो होंगे ना पैसे कमाने के 100 तरीके. व्हाई डू यू हैव टू सी व्यूज? एंड एक तो बच्चे इतने गलीबल है, कुछ नहीं पता बच्चों को. मैं देख रही हूँ क्या क्या फॉलो कर रहे हैं, कहीं पे भी किसी ने भी बोला फ्री लिंक 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 डाल दिया, कर लिया डाउनलोड और लग रहा है पढ़ाई हो रही है. कुछ नहीं हो रही पढ़ाई, कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है तुम्हारी. When I was doing MBA at IME, we used to have people. I still remember that some of my classmates, जिनकी फैमिली में IIM Ahmedabad was an underachievement because all of their cousins and siblings were at Ivy League, Harvard, Stanford में पढ़ रहे हैं. ठीक है, I had people जिनके पेरेंट्स IAS IPS है खुद. ठीक है, तो उनकी सराउंडिंग में ऐसे ही लोग हैं गोइंग टू क्रेम de la creme places, राइट? और उसमें आई वेंट फ्रॉम अ नो MBA बैकग्राउंड. ठीक है, तो आई नो हाउ यू लुक फॉर अ मेंटर. द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड कैचेट गो, द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड टीचिंग वाज नॉट बिकॉज़ मुझे पैसे कमाने थे, मुझे मेरी नौकरी बहुत अच्छी थी और मेरा करियर पाथ भी बहुत अच्छा था, बट आई नो हाउ अ गुड मेंटर कैन मेक और ब्रेक योर एंटायर. मुझे पता है द पोटेंशियल आई हैड एंड इफ आई हैड दैट मेंटरशिप राइट फ्रॉम यंग एज, मुझे पता है मैं अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करती, और प्रोफाइल उस तरीके से बिल्ड करने के बाद मैं और बेटर कर पाती. अब लोगों को लगता है आईआई में जाने के बाद और क्या बेटर. अरे इनसाइड द बी स्कूल आल्सो द जर्नी इज लॉन्ग.
टुडे इटसेल्फ आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द पर्सन सेइंग उत्कर्ष, वो रिसेंट आईएमबी ग्रेजुएट है, मुझे लिंक्डइन पे उनका मैसेज आया कि आई वांट टू वर्क विद यू, उसको जॉब लग गई है. तो आई टॉक विद दैट पर्सन, आई वाज लाइक व्हाई डू यू वांट टू एंटर दिस इंडस्ट्री, यू हैव अ वेल पेइंग जॉब, दिस एंड दैट. तो अगेन ही सेड कि यार मेरे को ना लोगों को ये बताना है कि जर्नी डजंट, इट इज नॉट अबाउट सिलेबस कंप्लीशन एंड इट इज नॉट अबाउट इंटरव्यू देना. It is the real journey is after you get into B school, how do you make it? And I was like, dude, exactly that. And that is the reason why in my classes, I keep telling my students कि colleges में क्या होता है, अपनी profile कैसे build करो, कैसे खुद को, groom करना है. So that once you get into that B school, also you have to ace, na? Then you get into a job, there also you have to ace. And you have to keep acing all your life. Life doesn't end after getting into a college. ठीक है? It's a journey, it's a stepping stone. है ना? So I know how good mentorship. मुझे पता था कि people who come from a pedigree, people जिनके parents या जिनका cousins or everybody has more information. मैं अपने घर पे देखती हूँ, my younger cousins who have me as an elder, उनके पास better information and to take right decisions, right? So I know there are so many people out there who are first generation MBAs, first generation people stepping out of their house trying to do something, right? So if they get good mentorship, I know how they can accelerate in their career. That is why I'm here for. And when somebody ends up giving you such wrong guidance, it's just ironic. मतलब समझ नहीं आता मुझे, मेरे कॉम्प्रहेंशन के बियॉन्ड है. और आई थिंक दिस इज द थर्ड डे इन अ रो जब मैं बोल रही हूँ कि मेरे कॉम्प्रहेंशन के बियॉन्ड है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं. दिन में एक ही बार, आज तो मैंने 2 बार बोल दिया है कि आई डोंट नो व्हाई पीपल आर डूइंग दिस. बट या, सो गाइस, होल पॉइंट इज ऑल ऑफ योर आर माय स्टूडेंट्स. आई थिंक 1-2 लोग हैं जो ट्रायल के लिए आए हैं, बाकी एवरीबडी इधर उधर जाना ही नहीं है. ठीक है, आई गिव यू द मोस्ट ऑनेस्ट गाइडेंस दैट इज देयर एंड हेल्प यू मेक राइट चॉइसेस इन योर करियर. ठीक है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इस चीज में. मेरा एक ही स्वार्थ है, आई रियली वांट टू बी दैट पर्सन 10 years later कि भाई बच्चे मेरे को बोलते हैं कि दिस टीचर, शी गाइडेड, शी वाज अ मेंटर. दैट इज माय स्वार्थ. मजा आ गया, मैं मत करना है. या ठीक है, बस निकल गई मेरी भड़ास. अभी आज लेट अस स्टार्ट आवर अमेजिंग क्लास. दिस इज द क्लास आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट. Perfect. All right. So today we are at a really important juncture of our RC preparation. That is because हमने RC analysis काफी तरीके से सीख लिया through the last classes. We learned multiple frameworks, the path framework, the 5 4 3 2 1 of reading, 5 4 3 2 1 of reading an RC. We learned modifiers, we learned sentence laddering. हमने बहुत सारे tone purpose, बहुत सारे अलग अलग tools हमने सीखे of analyzing an RC. But एक भी RC में तो questions नहीं करवाए. और एक point पे तुमको ऐसा लग रहा था कि मैम questions तो solve करवाओ. But I honestly believe in कि अगर तुम्हारे पास 100 seconds है to stroke a knife, you use 99 seconds to sharpen the knife, and then the 100 seconds to stab. And that is what I believe in. That is what you should do. Perfection fineness कैसे आता है लाइफ में? Once you prepare, तुम्हारी fundamentals इतने strong है कि लाओ ना भाई, कौन सा सवाल लाना है, कर लूंगी, right? So that attitude. So that is the reason why until now in RCs we learnt RCs word by word, sentence by sentence, paragraph by paragraph, right? और हमने उतना part ही एक टाइम पे स्टडी किया और हमने क्वेश्चन आंसर नहीं करे. Because once we reach at a stage where we are able to analyze RCs in such a manner that we know what is important, what is not important, right? What is the subordinate information, what is the primary information, what is author's tone, what is author wanting to say. एक बार वो समझ गया तो क्वेश्चन आंसर करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं. And that is the reason why we did it. ठीक है, तो now jumping to the type of questions that there are many types of questions, but I have तो अभी मतलब इस ये जो आज का हमारा क्लास है, द कैसल टेस्ट इज द लास्ट फ्रेमवर्क. मैंने अब तक 7-8 फ्रेमवर्क पढ़ाए तुम्हें आरसीस के, उसमें से जो लास्ट फ्रेमवर्क इज दिस कैसल टेस्ट, व्हिच इज गोइंग टू बी लाइक एकदम लाइक अ स्टार फ्रेमवर्क दैट यू लर्न. एंड वंस यू एस दिस यू विल हैव नथिंग टू वरी अबाउट आरसीस. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप विल बी कि तुम्हें आरसीस एनालिसिस करने हैं, जो हम कर चुके हैं. एंड द सेकंड स्टेप इज कि तुम क्वेश्चन सॉल्व करो. इजी क्वेश्चंस जो है, जो डायरेक्ट है, जिनके ऑप्शंस नॉन कन्फ्लिक्टिंग है, ऑब्वियसली तुम डायरेक्टली आंसर कर पाओगे. बट व्हेन क्वेश्चंस गेट टफ, व्हेन द ऑप्शंस आर सो क्लोज टू ईच अदर दैट यू कैन नॉट फाइट देम एनीमोर, मतलब तुम्हें कभी समझ नहीं रहा है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, उस समय पे काम में आने वाला ये कैसल टेस्ट है. ठीक है, मैंने नाम इसका कैसल क्यों रखा? बिकॉज इट्स लाइक अ फोर्ट. ठीक है, द फोर्ट दैट प्रिवेंट्स ऑल द एनिमीज, दैट इज ऑल द ट्रैप्स एंड द रॉन्ग ऑप्शंस दैट देयर आर. इट बिल्ड्स अ कैसल अराउंड the right option that there is. So whatever is wrong, we will eliminate it from the castle and protect our right answer. So that is what we are going to do, and we are going to wind up our theory part for RCs today. ठीक है, so as I was saying कि largely 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं RCs में, है ना? ग्लोबल क्वेश्चंस एंड लोकल क्वेश्चंस. ग्लोबल क्वेश्चंस का मतलब क्या है? As the name suggests, global questions are the ones that are based on complete RCs. ठीक है, these are based on complete RCs. ठीक है, full RCs overall होते हैं. मतलब तुम्हें अगर पूरे आरसी का अंडरस्टैंडिंग आ गया तो तुम उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो. वही लोकल क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन दैट आर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक लाइन और स्पेसिफिक पैरा ऑफ एन आरसी. ठीक है, ये हो गया लोकल क्वेश्चन, है ना? सो आई नो दैट ऑल ऑफ यू हैव सीन आरसीज एंड यू हैव ट्राइड टू अटेम्प्ट क्वेश्चन समवेयर और द अदर, एंड यही चीजें हमें वहां दिखती है. ठीक है, कि देयर आर ग्लोबल क्वेश्चंस, देयर आर लोकल क्वेश्चंस. ग्लोबल क्वेश्चंस के टाइप्स कौन से होते हैं? यूजुअली क्वेश्चंस दैट कि which is based on कि what will author agree disagree with. तो ऑथर अग्री डिसएग्री के लिए हमें ऑथर का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए. व्हाट विल स्ट्रेंथन या वीकन ऑथर्स आर्गुमेंट.
इसलिए हमें पूरे आरसी में ऑथर का आर्ग्यूमेंट पता होना चाहिए, राइट? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट, विच आर ओवरऑल ग्लोबल. व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? What is author trying to do in this entire passage? These are all global questions which are dependent on what can be the most suitable title for this RC. All of these questions are global questions. They are dependent on your understanding about the entire RC, right? And what is a local question? Local question is something that is specific to a specific line. Why did author say this? Some specific in para 2. Why did author use these words? ठीक है? Or what can be inferred from second paragraph? Right? Why has author given the example of some XYZ thing? So you go to that point, you see what is written there, and then you answer the questions. ठीक है? तो ऐसे दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ग्लोबल एंड लोकल. ठीक है? अब क्या है ना, द वे वी हैव लर्न हाउ टू एनालाइज एन आरसी, हमने ग्लोबली आरसी को पढ़ना सीखा है. ग्लोबली इन द सेंस कि आज जो कि एलिमिनेट, मॉडिफाइज एलिमिनेट करो, एक लाइन पिकअप करो आरसी का. ठीक है? जो इंपॉर्टेंट है, जो अननेसेसरी है वो हटाओ, लेफ्ट राइट सेंटर, राइट? और फिर वी लर्न हाउ टू समराइज दैट आरसी इन वन लाइन, इन 5-6 लाइन्स, दैट्स इट. So global questions can be answered through that understanding. But when it comes to local question, you have to go back to the paragraph. You have to go back to that line. पैसेज को फिर से पढ़ना पड़ता है वो रेफरेंस पॉइंट पे, क्योंकि जो तुमने एलिमिनेट किया है ना, हाई चांस जो तुमने सबस्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन समझी है, जो एग्जांपल्स है, जस्टिफिकेशंस है, हमारे सेंटेंस लैडरिंग में सबसे नीचे आते हैं, वो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी सेंटेंस, वहां पे उनके क्वेश्चंस होते हैं. So we make a note of it. The reason why we read entire passages is because we make a mental note of it कि कहाँ क्या है, and then we can revisit it. ठीक है? तो लोकल क्वेश्चंस के लिए पैसेजेस रिविजिट करने पड़ते हैं ही. ठीक है? So these are largely the two type of questions that you see in the RCs. ठीक है? अब रही बात ऑप्शन ड्राफ्ट्स की. ठीक है? Whole point is whenever you look at any of these questions, ठीक है, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है, obviously there are easy, moderate and tough questions. ठीक है? The easy questions are the direct ones. There are non-conflicting options. Okay, easy ones that are direct and have non-conflicting options. You're easily able to spot what is true, what is false. है ना? ऐसे क्वेश्चंस होते हैं which are easy और तुम डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हो, राइट? बट प्रॉब्लम एक्चुअली लाइज इन द क्वेश्चंस that are tough. Tough मतलब they are direct, indirect, whatever, but have extremely conflicting options. मतलब ऐसे ऑप्शंस जो एक दूसरे के इतने ज्यादा क्लोज है कि तुम्हें समझेगा ही नहीं. एंड यूजुअली यू मस्ट हैव सीन दैट यू गेट स्टक इन दोस टू क्वेश्चंस, टू ऑप्शंस, राइट? जहां पे समझ नहीं आता है कौन सा. मुझे बार बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम क्या होता है ना, मैं वो दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाता हूँ और उसमें से फिर जो मैं मार्क करता हूँ वही गलत रहता है और दूसरा वाला सही रहता है. बार बार मेरे साथ यही हो रहा है. फिर मैं दूसरा दिमाग लगाता हूँ कि मुझे ये वाला लग रहा है ना, तो मैं ये वाला मार्क कर देता हूँ, दूसरा वाला, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है. बट फिर तब पता चलता है कि नहीं, जो मैंने सोचा था वो सही था, राइट? डू यू रिलेट विद दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट? यू डू रिलेट विद दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट? आई हैव सीन ईयर ऑन ईयर की स्टूडेंट्स के साथ ये होता है. एंड उसका रीजन यही है कि इन दीज एक्सट्रीमली कॉन्फ्लिक्टिंग ऑप्शंस, लेट्स से ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, दे आर ऑलमोस्ट द सेम. ये वर्ड्स से बना है, राइट? दे आर ऑलमोस्ट द सेम. They're very same, they're very similar, you can't spot what. But the only difference between a right option and a wrong option is that one single word, एक कोई word और एक छोटा सा ऐसे group of words जहाँ पे that option becomes wrong. So let's say 10 words है, उसमें से एक दो words ऐसे हैं जो थोड़े से off-putting है, जो spot करना हमें आता नहीं without knowing the option elimination techniques. And that is the reason why we are not able to spot it and we end up getting confused. So the motive of today's class is we are going to take a bunch of RCs, we are going to solve them. There will be global questions, there will be local questions. Global question, there will be easy questions, there will be tough questions. The easy questions you'll be able to answer directly. But whenever we have tough questions, जिसमें options are very, very confusing and all of you end up getting a wrong answer, उस समय पे I will help you with understanding कि why a certain option is wrong and why something is right, right? VARC का सबसे बड़ा पेन पॉइंट भी ये है कि अगर तुम प्रैक्टिस भी कर रहे हो, है ना, VARC का सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है कि you are practicing, then you look at the solutions, but solutions से हमें समझ नहीं आ रहा है कि गलती कहाँ हो गई, because every different question, every different passage, the explanation is different, and you are not able to put any formula or any basic understanding to it. और उसी को बीट करना इज हमारा कैचर बुक के VARC का पूरा मोटिव. ठीक है? कि वी एड लॉजिक टू VARC, वी रिमूव सब्जेक्टिविटी फ्रॉम VARC, वी लर्न कि नो, देयर इज अ पैटर्न टू राइट आंसर्स, there's a pattern to wrong answers, and we are going to decode that pattern because we cannot leave it to chance, है ना? So we are going to learn why certain option is right, why certain option is wrong, and at the end of it, through the Castle framework, you will learn कि हाँ, this makes sense. It's not subjective, it is objective. There are specific list of 4-5 reasons होते हैं जिसके कारण ये गलत है. ये स्पॉट करना सीख जाऊंगा, मेरे आंसर्स राइट आ जाएंगे. ठीक है? So this is going to be our motive. All right, everybody is good with the context. We can move ahead and start the Castle framework. Yes, very good. All right then. ठीक है. So here's the Castle test. ठीक है? कैसल टेस्ट के हर एक लेटर का अपना एक वो है, मतलब मीनिंग है. ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग? सो बेसिकली सी स्टैंड्स फॉर, सो बेसिकली ईच ऑफ द लेटर इज डेजिग्नेटिंग व्हाट काइंड ऑफ एरर कैन देयर बी. ठीक है? तो सी स्टैंड्स फॉर कॉज एंड इफेक्ट एरर. C stands for cause and effect error. Cause and effect error. A stands for alternate information. S stands for scope change. T stands for tone change.
L stands for lateral information and E stands for extreme language. These are different types of errors that exist in options and confuse you. हर एक error का मतलब क्या है वो मैं समझाऊंगी, but these are the type of error. So I want you to note what CASL is. Cause and effect, alternate information, scope change, tone change, lateral information and extreme language. ठीक है? अब cause and effect error का मतलब क्या है? Cause and effect error का मतलब ये है कि wrong reason for a right outcome. और there's a logic reversal और right idea false causation. मतलब ऑप्शन में दिया हुआ इंफॉर्मेशन ही तुम्हें दिया हुआ है, बट अगर पैसेज इज सेम, सॉरी पैसेज में दिया हुआ इंफॉर्मेशन ही तुम्हें दिया है, बट इफ पैसेज एंड्स अप सेइंग कि A causes B, ऑप्शन सेज B causes A, राइट? इफ योर पैसेज हैज सेड कि A के कारण B हुआ, ऑप्शन क्या बोलेगा? B के कारण A हुआ, एंड वो इतने ट्रिकी वर्ड्स में बोलेगा कि तुम्हें समझेगा नहीं, ठीक है? या जो भी आउटकम पैसेज में दिया हुआ है वही आउटकम की बात करेंगे कि रिजल्ट वही था, बट द रीजंस बिहाइंड इट अलग दे देंगे. पैसेज में जो लिस्ट ऑफ रीजंस दिया है उसको छोड़ के एक रीजन दे दिया. सो दिस इज बेसिकली देयर इज अ राइट आउटकम, एंड बिकॉज वी नो द आउटकम, वी नो इट्स अ राइट आउटकम, बट द cause of that outcome, the thing that led to that outcome is wrong, or A to B, B to A relation they have changed. So this is cause and effect error. कि what was the cause and what was the effect, उसको reverse करके तुमको दे दिया. So these kind of errors are present in options a lot. Secondly is A for alternate information. Alternate information का मतलब यह है कि certain set of information which sounds right, which sounds that it is related to the topic talked in the passage, but it is not written in the passage. Anything which sounds right, related to the topic, related to everything, और correct लग रहा है हमको, but that specific information is not given in the passage, that is called alternate information. कुछ अलग ही information तुम्हें दे दी है, ठीक है? Then we have, so basically यहाँ पे sounds right, but author never said it, ठीक है? It is about the same topic, written in the same tone, author जैसी भाषा में लिखा हुआ है, but you realize कि author never said it. So that is called alternate information का trap. Third trap is scope change. What is scope change? Scope change is when something is too broad or too narrow. Passage में, whenever there is some topic talked in a passage, author talks about it in a certain zone. Like let's say हमारा टोपोफिलिया वाला passage, like any certain, let's say democracy is the topic, and author is talking the positives and negatives of democracy. Yeah, there's another passage which is democracy versus socialism का passage है, जहाँ पे author is just comparing the two, ठीक है? थर्ड पैसेज हो सकता है which is about India versus China's की type of government and how it has, you know, या इंडिया सिंगापुर सिमिलर टाइम पे वो मिला, साउथ कोरिया एक्चुअली फ्रीडम मिला, राइट? तो सेम टाइम पे मिला, बट कौन सी कंट्री कैसे ग्रो करी है, ठीक है? तो उसका कंपैरिजन है. ऐसे अलग अलग टॉपिक से तो वो उस जोन में बात करेंगे. बट व्हाट हैपेंस इज, लेट्स से द टॉपिक इज डेमोक्रेसी वर्सेस सोशलिज्म एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इट, एंड पैसेज एंड्स अप सेइंग, एंड देन देयर इज अ सेंटेंस इन द पैसेज व्हिच टॉक्स अबाउट हाउ डेमोक्रेसी का पॉजिटिव ये है, ठीक है, और सोशलिज्म का नेगेटिव ये है, या सोशलिज्म का पॉजिटिव ये है, डेमोक्रेसी का नेगेटिव वो है, ऐसा कोई सेंटेंस दे दिया है. एंड ऑप्शन में वो सेम चीज कही है, बट इंडिया और चाइना लिख के कही है, ठीक है? कि इंडिया कुड नॉट सक्सीड बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाइल चाइना सक्सीडेड, और चाइना डेवलप्ड मोर बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव सोशलिज्म. So that option will be wrong. Why? Because the passage was talking about democracy and socialism in general as principles, right? India and China you ended up interpreting, and that is how basically the passage का scope was broad and तुमने option में उसको कर दिया narrow because you talked about specific countries, but the passage was not about the countries, it was about the principles, it was about those methodologies of running a government. You understand? यहाँ versus अगर passage होगा about India and South Korea, and India South Korea के passage में कुछ ऐसा information दिया जिसको तुम ये करके ट्रांसलेट करके ये बोल दो कि कंट्रीज विद लार्जर पॉपुलेशन वर्सेस कंट्रीज विद स्मॉलर पॉपुलेशन, सेम इन्फॉर्मेशन गिवन, बट डूड द पैसेज वाज अबाउट इंडिया एंड साउथ कोरिया, राइट? देयर वाज नो जनरलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ इंडिया कंट्रीज विद लार्जर पॉपुलेशन एंड स्मॉलर पॉपुलेशन, राइट? तो वो तो तुमने ब्रॉड कर दिया, राइट? सो व्हाटएवर द पैसेज का स्कोप इज, व्हाटएवर लिमिट्स द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट, इफ यू ब्रॉडन इट और नैरो इट डाउन, वी कॉल इट इज अ स्कोप चेंज का एरर, ठीक है? तो डेमोक्रेसी सोशलिज्म में तुमने इंडिया चाइना बोल दिया, और जहाँ पे इंडिया साउथ कोरिया था वहां पे तुमने कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन, तुमने ब्रॉड एक जगह पे नैरो किया, एक जगह पे ब्रॉड किया. सो बोथ थिंग्स आर नॉट अलाउड. Right now I'm teaching you theory, हम obviously example लेंगे to substantiate this a little more, but I'm just letting you know for now, ठीक है? कि this is scope change. Fair? Do you understand C, A and S so far? C, A, S समझ गया तुमको? Yeah, good. ठीक है. अब the thing is, इसके बाद आता है the next three, that is T, L and E, ठीक है? T stands for tone change. T stands for tone change, ठीक है? So tone change basically is कि let's say author is explaining you something in a certain tone. We have learned the tones, हमने इतने सारे tones पढ़े हैं, right? author के, author किसी tone में बता रहा है and option में वो tone change कर दिया. Let's say author was suggesting, right? Author was suggesting that government should consider these XYZ factors before follow the next sort of policy change, ठीक है? If author is talking about certain policy change, and author ends up saying that it would be better if government takes into consideration these XYZ parameters before bringing the policy change. Versus the option ends up saying that author suggests that government should conduct a survey on X, conclude Y, and execute Z before they do policy change. इसमें difference क्या है?
कि पैसेज में देयर वाज सजेशन व्हाइल ऑप्शन इज टेलिंग प्रिस्क्रिप्शन. व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन? वेयर यू आर टेलिंग स्टेप वाइज वेज टू डू थिंग्स. ऑथर डिड नॉट टेल स्टेप वाइज वे. ऑथर ने बस बोला कि ये दो चार पैरामीटर्स तुमने इवैल्यूएट करने चाहिए. बट ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑप्शन बोल रहा है, ऑथर ने बोला कि एक्स पहले करो, फिर वाई करो, फिर जेड करो. तो स्टेप वाइज प्रिस्क्रिप्शन हो गया. ऑथर ने तो नहीं किया. तो ऐसे बारीकी बारीकी से देयर इज टोन चेंज, राइट. कहीं पे ऑथर क्वेश्चन कर रहा होगा, चैलेंज कर रहा होगा, बट ऑप्शन में क्रिटिक आ गया. तो ये तुमको स्पॉट करना आना चाहिए. ऑथर वाज क्रिटिकिंग, ऑथर वाज जस्ट क्वेश्चनिंग, राइट. और इफ ऑथर वाज एक्सप्लोरिंग समथिंग, है ना, ऑथर ने एक्सप्लोर करते करते कोई आइडिया ऑथर एक्सप्लोर कर रहा है, एक्सप्लोर करते करते उसने चार पांच लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू बता दिए, राइट. बट बट ऑप्शन में एक सर्टन पॉइंट ऑफ व्यू लेके ऐसा लिख दिया कि ऑथर इस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट कर रहा है. सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू को करेक्ट मान रहा है, बिकॉज ऑथर इज एक्सप्लोरिंग कि ये सच है, कि ये सच है, कि ये सच है, कि ये सच है, राइट. ऑथर ने ये नहीं बोला ये सच है, ऑथर एक्सप्लोर कर रहा है, इज दिस ट्रू और दिस और दैट. तो इस तरीके का जब प्ले ऑफ वर्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं टोन चेंज, वेयर ऑथर इज एक्सप्लेनिंग बट ऑप्शन से सजेस्टिंग. और मतलब बेसिकली ऑप्शन, ऑथर एंड ऑप्शन का टोन मिसमैच, दैट इज कॉल्ड टोन चेंज. दैट इज व्हाट टी स्टैंड्स. देन एल स्टैंड्स फॉर लैटरल इन्फॉर्मेशन और लैटरल डेटा. लैटरल डेटा मतलब वही बात है कि इट इज वेरी मच लाइक ऑल्टरनेट इन्फॉर्मेशन, बट ऑल्टरनेट इन्फॉर्मेशन लैटरल इन्फॉर्मेशन इज बात करते करते तुम साइड ट्रैक चले गए, राइट. बात करते करते तुम साइड ट्रैक चले गए. जैसे मैं तुमसे बात करते करते कभी कभी मेरे एमबीए की स्टोरीज बताती हूँ. आज मैंने जो एमबीए दादा वाला इंसिडेंट बोला, ये साइड ट्रैक है. ये वीआरसी से रिलेटेड है क्या? वीआरसी से रिलेटेड नहीं है. बट जब मैं तुम्हें ऑप्शन एलिमिनेशन बताती हूँ, ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाते सिखाते अगर मैं टोन्स की बात करने लगी, एग्जांपल देते देते मैं तुम्हें टोन्स की बात करने लगी, या मैं डेमोक्रेसी, या मैं इंडिया, साउथ कोरिया, ये सब मेंशन करने लगी. सो ऑल ऑफ दैट, इफ इट वाज नॉट रिटन इन द पैसेज, क्योंकि पैसेज, लेट्स से दिस डॉक्यूमेंट दैट आई हैव मेड इज अ पैसेज, ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन बेटा, ये आर्टिकल है, ठीक है. अब ये सारी बातें तो वहां दी नहीं है, जो इंडिया, साउथ कोरिया, चाइना, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ये ऑल्टरनेट इन्फॉर्मेशन हो गया. बिकॉज इस डॉक्यूमेंट के ऑथर जो नहीं हूँ, बट इस डॉक्यूमेंट के ऑथर ने वो चीजें नहीं बोली है, बट ऑप्शन में वो बात बोली जा रही है. व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, व्हेन आई एम राइटिंग ऑप्शंस, आई एम सेइंग इट, सो दैट यू कैन से ऑल्टरनेट इन्फॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू टॉपिक. इट इज राइट एंड इट इज कंसिस्टेंट, बट इट इज नॉट सेड इन द पैसेज, राइट. ये इंडिया चाइना वाला एग्जांपल नहीं दिया है पैसेज में. सो इट्स ऑल्टरनेट इन्फॉर्मेशन, इट इज राइट, बट इट इज नॉट गिवन इन द पैसेज, सो वी से इट इज एन ऑल्टरनेट इन्फॉर्मेशन. वर्सेस लैटरल डेटा इज जब मैं साइड ट्रैक करते करते ये बताने लगी कि किसी दूसरे कोचिंग में क्या पढ़ाया जाता है, या मैं ये बताने लगी कि हाउ सर्टेन मेंटर्स आर मिसगाइडिंग यू. So that seems like MBA related information only, but वो साइड ट्रैक हो गया. वो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं था. आज हम MBA एज अ होल बात नहीं कर रहे हैं, आज हम ऑप्शन एलिमिनेशन की बात कर रहे थे. So this is what lateral data is. ठीक है, it feels connected but is off track. It is related to topic, it seems that it is related to topic, but author is not saying it. It feels connected but is off track. That is what lateral data point is. Lot of times you end up getting confused कि alternate information इसकी lateral, फर्क नहीं पड़ता. पॉइंट इज दोनों एरर्स है और दोनों गलत है, राइट. देन लास्ट वी हैव एक्सट्रीम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरर. एक्सट्रीम इज एक्सट्रीम यूसेज ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, एक्सट्रीम यूसेज ऑफ लैंग्वेजेस, इफ यू नोट, ठीक है, इसके साथ भी मेरा बहुत पर्सनल इमोशन है. दैट इज बिकॉज इफ यू नोट VARC पैसेजेस, यू विल रियलाइज दैट व्हेनेवर ऑथर इज सपोर्टिंग एनी आइडिया, तभी भी ऑथर बताएगा कि क्रिटिक्स क्या कहते हैं, राइट. फिर ऑथर बोलेगा कि क्रिटिक्स जो कहते हैं वो गलत कहते हैं, बट ऑथर एक्नॉलेज जरूर करता है कि क्रिटिक्स क्या कहते हैं. क्यों? बिकॉज दीज आर्टिकल्स आर रिटन बाय एकेडमिशियंस और पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन अ सर्टेन फील्ड, पीपल विद एक्सट्रीम नॉलेज, राइट. ये आर्टिकल्स तुम्हारे डिराइव्ड होते हैं, या जो भी VRC के आर्टिकल्स है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम नॉलेजेबल सोर्सेस एंड दीज आर रिटन बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ऑफ दैट स्पेसिफिक टॉपिक. एंड एनीबडी हु हैज मैसिव इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग इज ऑलवेज अवेयर दैट नथिंग इज एब्सोल्यूट एंड एवरीथिंग इज रिलेटिव. जब पहले बोला गया था कि एक एटम है, वो एटम से एक पत्थर होता है, फिर बोला गया नहीं नहीं वाटरमेलन जैसा होता है, फिर बोला गया नहीं 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 भाई इट्स लाइक अ बॉल और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, फिर पता चला नहीं नहीं वो जो अंदर न्यूक्लियस है उसके अंदर भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, राइट. सो साइंस इवॉल्व्ड. तो जब एक टाइम पे जब नील बोर ने वो एटम का मॉडल निकाला, वो बोला कि दिस इज आल्सो ओपन टू चेंज, दिस इज माय थ्योरी बट इट इज ओपन टू चेंज. होल पॉइंट बीइंग एनी पर्सन हु स्टडीज सर्टेन सब्जेक्ट अ लॉट ends up realizing कि there are opposing point of views and the opposing point of views also exist because of certain logic. I don't agree with the logic, but that doesn't mean कि I will end up saying कि मैं ही सही हूँ, ठीक है. ओनली पॉलिटिकल जो नेता लोग होते हैं, तुम्हारे अनपढ़ गवर नेता लोग, वो होते हैं कि जो भाषणबाजी करते हैं और बोलते हैं यही सही है यही गलत है, राइट. बट एनी नॉलेजेबल पर्सन, एनी पर्सन हु इज एक्चुअली डिफेंस का एडवाइजर है, या वो वॉर सिचुएशन में हमेशा डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू देगा. सो दैट इज व्हाट इट इज. सो VARC passages, because they are driven from articles that are written by experts, they always tend to have a diplomatic language. There is no extreme usage of language, while options tend to use this extreme language a lot. And this is a trap where students fall the most. Why? That is because we all are used to learning information in a very very polarized manner. हम सबको पोलराइज्ड इन्फॉर्मेशन समझती है. अगर मैं तुम्हें आज कुछ सिखा रही हूँ और अगर मैं तुम्हें बोलूँ ये सही है ये गलत है, तो तुम इजीली समझ पाओगे. बट अगर मैंने तुमको ये सिखाया कि ये सही है बट ये XYZ सिचुएशंस में गलत होता है, और वो XYZ सिचुएशन में ये सही होता है बट ये फिर ABC सिचुएशन में गलत होता है, फिर तुम्हें थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू जाना है. तो हियर आई एम मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, राइट. एंड यू विल बी लाइक क्या बोला नहीं समझा, राइट. हमें द वे वी कंज्यूम मीडिया, हमें आदत है एक को हीरो बनाने का एक को विलन बनाने का. इमेजिन मूवीज जहाँ पे दोनों साइड सही दिखाई गई है. इमेजिन ऐसी मूवीज जहाँ दोनों साइड सही दिखाई गई है. कितने सारे मूवीज है जिसको अगर तुम विलन के एंगल से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो इतना चिड़चिड़ा क्यों रहता था, या तुम्हें पता चलेगा कि उसके एक्शंस के पीछे ऐसे रीजंस क्यों है, या वो हीरो से क्यों चिढ़ता है,
राइट, बट उसके लेंस से मूवी दिखाई नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि इट इज इजियर फॉर अस टू एक्सेप्ट कि एक इंसान सही है, एक इंसान गलत है। उसके बिना लाइफ में ड्रामा कैसे आएगा, राइट? सो पोलराइज्ड कंटेंट इज हाउ वी लर्न, right? And because we learn, we have been learning, we have been consuming media, we have been reading books with heroes and villains. हमें polarized information की इतनी आदत है कि हम ऑप्शंस में भी जब कुछ पोलराइज दे दिया, पोलराइज मतलब एक चीज को सही दूसरी चीज को गलत बोला गया, तो वो ऑप्शन हमें लगता है ल्यूक्रेटिव कि ये सही है, बट ऐसा नहीं होता है। wherever there are words like always, author says this is always true, author says this is never right, ठीक है? जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं कि समथिंग इज इनहेरेंटली फॉल्स, समथिंग इज कंप्लीटली रॉन्ग, ऐसे जब वर्ड्स आते हैं वो ऑप्शंस गलत होते हैं, बिकॉज एनी इंडस्ट्री एक्सपर्ट वोंट से इट। इनफैक्ट गाइस, तो मैं बताती हूँ, तो ये जो दो एरर्स है ना, कॉज एंड इफेक्ट एरर और एक्सट्रीम लैंग्वेज एरर, दीज आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड एरर्स इन योर वीआरसी क्लासेस। इनका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अगर ऑप्शंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो आई वुड से गुड 70 to 80% ऑफ द चांस इट इज आइदर ऑफ दीज टू, एंड द रिमेनिंग 20-30% चांस कि बाकी एरर्स है, ठीक है? सो दीज आर द एरर्स यू फाइंड इन योर वीआरसी। आर वी गुड? समझ गया हमको सारे टाइप ऑफ एरर्स? कैसल का वो भी लिख लिया हमने, सही है, करेक्ट है, ओके, बढ़िया है फिर, ठीक है। एंड तो इसीलिए ये दो एरर्स वीआरसी भी तुम्हें ट्रैप करता है, बिकॉज साइकोलॉजिकली दीस टू एरर्स आर इफेक्टिंग यू इन योर एवरीडे लाइफ आल्सो, एंड वीआरसी प्लेज विद दैट, ठीक है। सो आवर ऑब्जेक्टिव इज गोइंग टू बी कि हम ये एरर्स को बाजू में हटाएं और हम वीआरसी को वीआरसी की तरह पढ़ें। Now we don't read it like we read general information in life. We read it like VRC is supposed to be read. That is, read the passage the way information is given, not the way we understand it, but the way author has written. I don't put my interpretations. I don't use my knowledge base. I'll be like, author, तुमने क्या कहा है, कैसे कहा है, क्यों कहा है, okay, ठीक है? मैं अपना दिमाग नहीं लगाती हूँ या नहीं लगाता हूँ, ठीक है? तो ये हम एरर्स ध्यान रखेंगे। I want you to note down all of these errors, CASTLE, और इनका इंडिविजुअल मीनिंग, so that आगे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पे हम ये चीज अप्लाई कर सके, ठीक है? It is noted. Give me thumbs up, all of you all, if it is noted. So cause and effect, alternate information, scope change, toe change, lateral data, and extreme language. ठीक है, चलो, good. So now read this passage that is given to you, and here are options, which are inferences. I hope the screen size is okay. You tell me what is the right inference from this passage. I'm giving you time to solve. Learn to eliminate options basis the traps. चलो, let's see how to do this. हमको यहाँ पता चला. Let us read the passage, see how I interpret it also, ठीक है? So many cities across the world have recently begun converting old railway lines into elevated public parks. Context set हो गया क्या? बहुत सारे cities में old railway lines को public parks में बना रहे हैं। Urban planners argue that such projects revive neglected neighborhoods. Positive. Revive neglected neighborhoods मतलब कुछ positive बताया गया, मतलब urban planners are supporters of this idea. The idea is to convert old railway lines into elevated public parks. That is the idea. इस idea के supporters कौन है? Public planners are supporters, right? क्योंकि positive बोला उन्होंने। क्या आर्ग्यूमेंट है उनका? व्हाई आर दे सपोर्टिंग? बिकॉज दे आर सेइंग कि उससे ओल्ड पुराने नेबरहुड, नेग्लेक्टेड नेबरहुड रिवाइव होता है बाय अट्रैक्टिंग वॉकर्स, साइक्लिस्ट्स एंड स्मॉल बिजनेसेस, है ना? वो एरिया रिवाइव होता है। वेरी गुड। क्रिटिक्स हाउएवर, अब हमको यहाँ पे बताया कि नेगेटिव लोग क्या बोलते हैं। नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? दे पॉइंट आउट दैट व्हाइल दिस पार्क्स ब्यूटीफाई द एरिया, हाँ ब्यूटीफाई होता तो है, दे ऑफन ट्रिगर स्टडी राइज इन प्रॉपर्टी प्राइसेस। उसके कारण क्या होगा? अननेसेसरी प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ जाती है उस एरिया के आसपास, जबकि वो एरिया पुराना था, खराब सा है, तो भी प्रॉपर्टी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। बट प्रॉपर्टी प्राइसेस इंक्रीज होगी तो इनका क्या जा रहा है क्रिटिक्स का? देखते क्या जा रहा है? As rents increase, long-time residents and small shop owners struggle to remain in the locality. अच्छा, इनका कुछ नहीं जा रहा, ये बोल रहे हैं कि जो वहां के लोग हैं उनको ही वहां पे सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सपोर्टर्स, अच्छा, अभी सपोर्टर्स रिस्पॉन्ड, तो अभी नाउ इट इज अ डिबेट, इट इज अ टू एंड फ्रो, इट इज अ टू एंड फ्रो। सो वी डेवलप आवर माइंड टू रीड इट दिस वे कि ओके, नाउ दिस इज अ डिबेट, देयर इज अ पॉजिटिव पॉइंट, देयर इज अ नेगेटिव पॉइंट, देयर इज अ पॉजिटिव पॉइंट, देयर इज अ नेगेटिव पॉइंट, एंड इट इज ऑल द सपोर्टर्स एंड द क्रिटिक्स। ऑथर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू अब तक आया नहीं है। ऑथर बस हमें बता रहा है कि सपोर्टर्स और क्रिटिक्स उसके बारे में क्या कहते हैं, ठीक है? एंड रिलेटेड टू द थिंग ना, जैसे अभी इवन आई लिव इन बॉम्बे, तो व्हेनेवर वी गो टू साउथ बॉम्बे एरियाज, व्हाट डू वी नोटिस? वी नोटिस कि अभी भी वहां पे ना जो पुराने चाल या पुरानी वो सब चीजें हैं, पुरानी एकदम रगेड बिल्डिंग्स, पुरानी बिल्डिंग जहाँ पे सब एल्गी वेल्गी ग्रो हो रहा है, अमिट्स ऑल यू नो हाई राइज बिल्डिंग्स। क्यों? क्योंकि वहां पे सालों से रहने वाले लोग अभी भी रहते हैं। बट इमेजिन द मोमेंट दे स्टेप आउट एंड दे गोइंग टू ग्रोसरी स्टोर, देयर इज नो ग्रोसरी स्टोर, देयर आर बिग शॉपीज, expensive things available, right? So then for them, because the kind of neighborhood has changed, it must be becoming so difficult for them to live in their own area, right? Because of all this upgradation. तो वही यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं। So we have a positive, we have a negative. The positive is कि old neglected neighborhood get revived, but critics says कि इस revision के कारण what happens? The property prices increase, the rents and everything increases. So long-term residents of the local shop owners are not able to survive there. Now supporters are saying, let me use colors. I love to use colors. So we have positive, right? And then we had a negative. Then we will have a positive again. कि supporters बोल रहे हैं rising property value indicates economic renewal. अच्छी बात है ना, property prices बढ़ रहे हैं तो इससे economic renewal होगा and improved safety होगी. They claim that these parks create shared spaces where strangers interact, thereby strengthening community life. ये पॉजिटिव हो गया, ये तो अच्छी बात है ना भाई। मतलब इकोनॉमिक रिन्यूअल हो रहा है किसी जगह का, सेफ्टी इंप्रूव हो रही है, स्ट्रेंजर्स इंटरैक्ट कर रहे हैं तो सोशल बेनिफिट भी हो रहा है इसके कारण, कम्युनिटी बिल्डिंग हो रही है इसके कारण। येट इज आर
बट फैमिली बर्डन में सीखा था ना. येट सोशलिस्ट कॉशन, येट एक नेगेटिव ये है दैट वेरी पीपल हु मोस्ट नीड सच शेयर्ड स्पेसेस, ऐसे लोग जिनको एक्चुअली ऐसे शेयर्ड स्पेसेस की जरूरत है, मे बी डिस्प्लेस बिफोर दे कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट. सोशलिस्ट ये अभी अभी नेगेटिव आया कि पॉइंट है, हाँ माना कि कम्युनिटी एरियाज बनते हैं, बट जिन लोगों को एक्चुअली कम्युनिटी एरियाज की जरूरत पड़ती है उन्हीं लोगों को वहां से हटाया जाता है. ठीक है. द डिबेट देयरफॉर, द डिबेट देयरफॉर, ये तो हमको पता चल गया था डिबेट है. द डिबेट देयरफॉर इज नॉट अबाउट, सो नाउ दिस इज ऑथर्स कंक्लूजन, ये ऑथर्स इंटरप्रिटेशन है. ये भी ऑथर बता रहा है कि डिबेट किस बारे में. ऑथर ने बताया कि देखो कॉन्टेक्स्ट दिया, सबसे पहले ऑथर ने कॉन्टेक्स्ट दिया कि काफी सारी सिटीज में ऐसा हो रहा है, फिर पॉजिटिव ये है नेगेटिव ये है, उसका काउंटर पॉइंट पॉजिटिव ये है, उसका काउंटर नेगेटिव ये है. तो मैं ये कह रहा हूँ कि द डिबेट देयरफॉर इज नॉट अबाउट वेदर एलिवेटेड पार्क्स इंप्रूव अ सिटीज अपीयरेंस. तो मतलब ये डिबेट है ही नहीं कि तुम पार्क्स बनाने से सिटी सुंदर हो रही है क्या, बट इट इज अबाउट अल्टीमेटली हु गेट्स टू एंजॉय दिस इंप्रूवमेंट्स. तो डिबेट ये है ही नहीं कि सुंदर हो रहा है, प्रॉपर्टी प्राइस इंक्रीज हो रही है एक्सेट्रा. पॉइंट इज कि ये इंप्रूवमेंट्स है, इसका फायदा किसको हो रहा है, राइट. ये इस चीज का फायदा किसको हो रहा है वो डिबेट है. तो यहाँ पे है ऑथर्स इंटरप्रिटेशन. एंड एज वी हैव लर्नड व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी पैसेज, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द पैसेज, ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू. बाकी सारी चीजें एक जगह और ऑथर जो कहना चाह रहा है वो एक जगह, राइट. सो ऑथर ने ये पूरा यहाँ से यहाँ पैसेज, ये सपोर्टर्स नेगेटिव क्यों लिखा, बिकॉज ऑथर को एंड में ये बोलने का था. ऑथर वांटेड टू टेल कि वॉट एवर दिस रेनोवेशन इज हैपनिंग, इसमें द डिबेट इज नॉट कि ओ द सिटी इज बिकमिंग सुंदर, द डिबेट इज भाई कि ये सुंदरता का यूज किसको हो रहा है ना, फ्यू एलिट पीपल को हो रहा है कि पूरे कम्युनिटी को हो रहा है. तो ये ऑथर कहना चाह रहा है ना. सो व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस पैसेज, एनीथिंग दैट इज डिनोटिंग समथिंग दैट इज रिटन इन द लास्ट लाइन इज व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज. ये हमें समझना चाहिए कि author's interpretations, author's opinion, whatever author is drawing as a conclusion will be inferred from this passage. So क्या क्या है अपने पास ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन says elevated parks improve neighborhood safety because they increase property prices. What is wrong with this passage, with this option number one? This is not what the passage is about. है ना. Passage is about this. वेरी गुड, वेरी गुड. व्हाट इज द एरर, कॉज एंड इफेक्ट एरर. सबसे पहले तो ये गलत ऑप्शन है बिकॉज इस बारे में पैसेज था भी नहीं कि neighborhood safety was just a point, but that was not the passage was about. Secondly, cause and effect error. What is the cause and effect error here? What is the cause and effect error? They are saying this happens, this is the effect, and this is the cause. Property prices increase होने के कारण safety improve होती है. ऐसा बोला है क्या पैसेज ने? पैसेज ने बोला है कि किसी भी जगह का improved safety होता है, इकोनॉमिक रिन्यूअल होता है. प्रॉपर्टी प्राइसेस इंक्रीज होने के कारण, देखो सपोर्टर्स, यहाँ पे सेंटेंस कैसे रहता है, सपोर्टर्स रिस्पॉन्ड दैट राइजिंग प्रॉपर्टी वैल्यूज इंडिकेट इकोनॉमिक रिन्यूअल एंड इंप्रूव सेफ्टी. इट इंडिकेट, इट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ इट. राइजिंग प्रॉपर्टी प्राइसेस, कोई जगह की प्रॉपर्टी प्राइसेस क्यों ज्यादा क्यों होती है, बिकॉज हमें पता है कि वहां पे सेफ्टी ज्यादा है, राइट. अगर कोई एरिया सेफ है, सीरीन है, अच्छे लोग रहते हैं, अच्छी लोकेलिटी है, तो वहां के प्रॉपर्टी प्राइस बेटर होते हैं, राइट. तो सेफ्टी प्रॉपर्टी प्राइसेस के कारण नहीं बढ़ती है, प्रॉपर्टी प्राइसेस सेफ्टी के कारण बढ़ते हैं. सो कॉज एंड इफेक्ट एरर. इंक्रीज ऑफ प्रॉपर्टी प्राइसेस इज द इफेक्ट. Because that place is safe, sound, good people stay, good locality, that is why property prices increased. Property price increased, and that's why safety did not happen. कि भाई महंगा एरिया है तो सेफ है, ऐसा नहीं होता. Do you understand what I mean by cause and effect here? Can you spot how word play किया गया है and how it seems right but it is not right? Do you get the cause and effect error? Tell me, what is the reality? The reality is property prices is the effect of safety. Safety is an effect of property prices. Yes or no? Thumbs up, quick. Yes or no? Yes. So this was cause and effect error. That's why this option is wrong. Second, elevated parks sometimes lead to economic changes that displace existing. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, what is it saying? That elevated parks sometimes lead to economic changes. Elevated parks lead to economic changes. उनके कारण economic changes होते हैं जिससे existing residents displace हो जाते हैं. इसमें प्रॉब्लम क्या है? This seems true, but the scope is very narrow. Why narrow scope? Because the passage is not just about economic changes. It is not just about displacing of the residents. It is about a bigger thing. The bigger thing is that what it does to community in general. The displacement of people, all of these are examples given to you, right? Just to support this, to tell you about the debate, right? But it misses a lot of other things. So it is very narrow, very limited information from the whole thing is given. That is why I say that this is wrong. It is true. I'm not saying it is false. It is true, but it is narrow. It is not the complete information. It is not the complete information, and that is why it is wrong. What is the third option? Third option says elevated parks are primarily designed to increase tourism and city revenues. Again, this is not what the passage is about. पहली बात. और दूसरी बात, elevated parks are primarily designed to increase this. City का revenue बढ़ाने के लिए, tourism के लिए, उसके लिए क्या है कि it was never mentioned. Was this mentioned? City का revenue,
टूरिज्म, ये चीजें पैसेज में मेंशन करी है नहीं करी है, राइट? इट सीम्स राइट, बट इज इट राइट? नो, इट इज ऑल्टरनेट इन्फॉर्मेशन. This was never mentioned. These words were never mentioned in the passage. They seem right. Do you see how much it seems right? But tourism attracts people बोला है, attracting walkers, cyclists, but tourism नहीं बोला. So उसने economic revival बोला है, but city का revenue बढ़ता है ये नहीं बोला. ये सुनने में same लग रहा है, but same नहीं है. Tourism, cities revenue are totally different things. So this is alternate information. Classic example of alternate information. Then option D says elevated parks always harm small businesses in their surroundings. Always harm. Classic example of extreme language. So this is an extreme one error. Then E. E says the author opposes. The author opposes the construction of elevator. Does author oppose? Author का tone critical था. Was author criticizing this? No. Author was balanced. So this is a classic example of tone change. That author never supported or opposed. No. Author was saying that there's a debate. Right? Last is elevated parks improve the appearance of cities but may not benefit original places. ये हम infer कर सकते हैं. Because it's exactly what last line is saying. कि सिटी इंप्रूव तो हो जाती है, बट इट इज अबाउट कि किसको इसका फायदा होता है ना? So that's why may not. देखो लैंग्वेज, देखो ऑप्शन की may not, does not नहीं बोला. Does not is extreme. May not, it may not affect the actual residents. It is, we don't, मतलब उसका इम्प्रूवमेंट एक्चुअल जिसको होना चाहिए उसको शायद नहीं होता है. So look at the beauty of the sentence. कि कैसे elevated parks, the topic is mentioned. उसके बाद improved appearance of the city, that is mentioned. मतलब positive, negative, both balanced views mentioned. The language is also very balanced. And this is the classic tone, classic way how BRC exists. So this is definitely correct. ठीक है? So I hope you understood कि हर एक error कैसे छुपा हुआ था, है ना? वो समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि all of these options on the whole, अब मैंने ऐसे लिख के रखा था, तुमने F बोल दिया, क्योंकि सब सेम सेम से थे, यही जब क्वेश्चन में आया तो हम नहीं कर पाते, इसलिए हमें बहुत जरूरी है आइडेंटिफाई करना कि भाई एरर किस टाइप का. ठीक है? ओके देन, कूल.